एफआईआर दर्ज है। पहले एफआईआर में ये आरोप है, जहां आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बृजभूषण ने कहा कॉर्पोरेट करना, वही बात नहीं मानी तो ट्रायल में नियमों के उलट स्ट्रॉन्ग ग्रुप में डाला जाएगा। तो ट्रायल में एथलीट, रेफरी और मैट चेयरमैन तीनों दिल्ली से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद सड़क हादसा, सीएम योगी ने इस पर संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने मुरादाबाद हादसे पर दुख जताया है। आपको बताते चले कि सड़क हादसे में जनहानि पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों का समुचित इलाज कराया जाए, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ की है। पूछताछ में सीमा हैदर से फिलहाल कोई जासूसी सबूत नहीं मिले हैं। वहीं यूपी एटीएस अपनी रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को भेजेगी, जिसके बाद पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। तो एटीएस यूपी के गृह विभाग को भेजेगी रिपोर्ट और इसके बाद जो कुछ फैसला होगा वो लिया जाएगा। तो सीमा हैदर से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही थी और इस दौरान जासूसी के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद अब ये पूरी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि सीमा हैदर भारत में ही रहेंगी या फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार एटीएस चौकन्नी नजर आई और सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है, उसके पति सचिन से पूछताछ कर रही है, सचिन के पिता से पूछताछ की। और इस दौरान जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि जासूसी जैसे जो आरोप लग रहे हैं वैसे कोई सबूत सीमा हैदर से बरामद नहीं हुए हैं। इसीलिए अब पूरी जो रिपोर्ट है वो अब गृह विभाग को भेजी जाएगी और उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करना है या नहीं। तो लगातार एटीएस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो खुफिया इनपुट लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं सीमा हैदर को लेकर एक के बाद एक पूछताछ लगातार एटीएस के द्वारा किया जा रहा है। जहां से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर, किस तरह से कहां पर नेपाल में रुकी और किस तरह से वो भारत में पहुंची, उन सभी पहलुओं पर एटीएस जांच कर रही थी और लगातार एक के बाद एक पूछताछ भी की जा रही थी। और देखिए, इस पूछताछ के बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को लेकर जो जासूसी की बात कही जा रही है उसको लेकर कोई सबूत नहीं है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अभी भी पूछताछ जारी है और इस पूरे मामले की रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ और इस दौरान लगातार कई सवाल पूछे गए एटीएस के द्वारा कि आखिर सीमा हैदर सचिन से किस तरह उनकी मुलाकात हुई और किस तरह से भारत में सीमा हैदर किस किस की मदद से पहुंची। कहीं ना कहीं वो सारी मदद एटीएस खंगाल रही थी और जिस रास्ते से, जिस मदद से सीमा यहां पहुंची उससे कहीं ना कहीं पूछताछ भी की जा रही थी। उन लोगों से भी पूछा जा रहा था, तमाम सवाल पूछे गए। और देखिए, सीमा हैदर और सचिन से भी लगातार एटीएस कई घंटों तक पूछताछ करती रही, तमाम सवालों की लिस्ट एटीएस की। और इसके बाद पूछताछ में जासूसी के कोई सबूत नहीं मिले, ये बात निकल कर आ रही है। छन छन कर तमाम बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और अधिक बातचीत करने के लिए नीलेश चौहान इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, सीमा हैदर से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही थी, क्या कुछ इस पूछताछ में निकला है? क्या आगे भी ये पूछताछ, सवाल जवाब जारी रहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सीमा हैदर को लेकर पूरे हिंदुस्तान में इस समय लगातार चर्चा हो रही है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में जब सीमा हैदर प्रवेश किया है तो उसके बाद से लगातार यूपी एटीएस उनकी पड़ताल कर रही है। हालांकि यूपी एटीएस के कई अधिकारियों ने सीमा हैदर से कई घंटों से लगातार पूछताछ की है। पूछताछ में तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि कई
जो पासपोर्ट हैं वो सीमा हैदर के पास से बरामद हुए हैं, उस पर भी एटीएस पड़ताल कर रही है। और हैरानी वाली बात यह है कि सीमा हैदर को इतनी जल्दी हिंदू रीति रिवाज की जानकारी कैसे हो गई और किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर बात करती है या टीवी चैनलों को जो इंटरव्यू उनके द्वारा दिए गए हैं उसमें ये साफ हो जाता है कि एक भी उर्दू शब्द का प्रयोग ना करना अपने आप में शक के दायरे में सीमा हैदर को खड़ा करता है। एक और जहां सीमा हैदर खुद को 21 वर्ष का बता रही है, पासपोर्ट भी 21 वर्ष का बता रहा है, ऐसे में उनके 4 बच्चे हैं और सीमा हैदर की जो डेट ऑफ बर्थ है अलग अलग पासपोर्ट में अलग अलग पाई गई है, उसको लेकर भी पड़ताल की जा रही है। और दूसरी ओर शक का दायरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर के परिवार की जानकारी हुई कि सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो जो पाकिस्तानी आर्मी में है, साथ ही साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी पाकिस्तानी आर्मी में हैं, उनका जो पति है वो सऊदी में है और लगातार जो है तमाम चीज़ों को लेकर जब पड़ताल की गई है तो तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं। इसी बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सीमा हैदर सचिन से मिलने के लिए इससे पहले काठमांडू आई थी और काठमांडू में 7 दिन वो रुकी थी, यानी कि 10 मार्च से 17 मार्च तक वहाँ काठमांडू में दोनों रहे थे, एक होटल में बाकायदा स्टे किया गया था। उसके बाद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली गई थी। उसके बाद जब पूरी जो है रणनीति तैयार की गई, रणनीति तैयार करने के बाद सीमा हैदर एक बार फिर से दुबई से सीधा जो है नेपाल आती हैं। नेपाल में आकर वो वहाँ के लोकल मोबाइल से सचिन से संपर्क करती हैं और सचिन से संपर्क करने के बाद वो गुपचुप तरीके से हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हो जाती हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि नेपाल बॉर्डर पर जब इतनी बड़ी सतर्कता रखने के आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम जो ऐसे संदिग्ध लोग हैं नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश कर सकते हैं, अगर वहां पर बेहतर ढंग से चेकिंग होती तो शायद आज जो है जो सीमा हैदर का मामला पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों में बना हुआ है उसी टाइम उनको पकड़ा जाता। फिलहाल देखना होगा कि यूपी एटीएस की तरफ से लगातार पड़ताल जारी है। तमाम तथ्यों पर यूपी एटीएस ने काम किया है। कई ऐसी चीजें हैं जो बाहर निकल कर आई हैं, जिसके बाद जो गैर कानूनी तरीके से देश के अंदर प्रवेश करने की धारा होती है वो सीमा हैदर के ऊपर लगाई गई है। साथ ही साथ सचिन और उनके पिता को भी आरोपी बनाया गया है, 120 के तहत उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और यूपी एटीएस के तमाम आला अधिकारी इस मामले पर लगे हुए हैं क्योंकि हाल फिलहाल में यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश से कई आईएसआई के जो एजेंट हैं उनको गिरफ्तार किया है, आईएसआई के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में सीमा हैदर के ऊपर शक की सुई इसलिए भी बढ़ जा रही कि एक 5वीं पास महिला किस तरीके से कई देशों की यात्रा कर लेती है, उसके पास 3-3 पासपोर्ट हैं, 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 4 पाकिस्तानी सिम बरामद हुए हैं। उन तमाम पहलुओं पर भी एटीएस पड़ताल कर रही है। फिलहाल जल्द से जल्द सीमा हैदर के ऊपर बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस की तरफ होगी और जल्द से जल्द इनको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की भी बातें जो सामने आ रही हैं इससे भी पर्दा हटेगा। नीलेश, इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये सारे सबूत तो बरामद हुए हैं, लेकिन जब पूछताछ की बात निकल कर सामने आई है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि पूछताछ में जासूसी के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। क्या ये बात सच है? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें, खास तौर पर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की बात करें तो उनकी तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया है। हालांकि कल शाम को एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि सीमा हैदर से पूछताछ हुई है, पूछताछ में कई मोबाइल फोन उनके पास से बरामद हुए हैं, पाकिस्तानी सिम बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कई पासपोर्ट ऐसे बरामद हुए हैं जिसमें अधूरे नाम है और कुछ पासपोर्ट ऐसे हैं जिसमें सीमा हैदर का नाम बदला हुआ है, कुछ पासपोर्ट ऐसे हैं जिन पे डेट ऑफ बर्थ बदली हुई है। तो उन तमाम पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। ये भी पड़ताल में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान तक लाने में और कौन कौन से लोग हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि ये अभी कह पाना मुश्किल है कि यूपी एटीएस की पड़ताल में सीमा हैदर पूरी तरीके से जो है कहा जा सकता है कि उनको खुला छोड़ दिया गया है। उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यूपी एटीएस की तरफ से जब कोई ऑफिशियली बयान जारी होगा कि सीमा हैदर जो है जासूस नहीं है, वो उन्होंने सही तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री की है। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर यूपी एटीएस ने पहले ही कह दिया है कि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई भारत के बाहर का नागरिक अगर गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एंट्री करता है तो हिंदुस्तान के कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसके तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि सीमा हैदर क्या वाकई में जासूस हैं या फिर वो वाकई में 7 समंदर पार करके, जैसे कहावत होती है कि 7 समंदर पार करके वो अपने प्रेमी से प्रेमिका मिलने चली जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल 4 बच्चे उनके हैं, लोग डीएनए कराने की उनकी मांग कर रहे हैं कि क्या वो वाकई में 4 बच्चे सीमा हैदर के ही हैं या फिर इसके पीछे भी कोई दूसरी कहानी है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे और क्या कुछ कहानियां निकलकर सामने आती हैं। ठीक है नीलेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, देवबंद से 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। अबीबुल्लाह उर्फ नासिर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं
भारतीय आईडी बनवाने वालों की तलाश जारी है। तो यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई, जहां दोनों ने फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाए जिसके आधार पर वो भारत में एंट्री हुई, तो पश्चिम बंगाल के पते पर बनवाए थे ये दस्तावेज। तो फर्जी भारतीय आईडी पर देवबंद से 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। तो यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई, तो बांग्लादेशी ये बताए जा रहे हैं अहमदुल्ला उर्फ अब्दुल अरेस्ट किया गया है। वहीं दोनों ने फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाए थे जिसके आधार पर लगातार यहां देवबंद में रह रहे थे और पश्चिम बंगाल के पते पर ये दस्तावेज बनवाए गए थे। तो यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई, फर्जी भारतीय आईडी बनवाने वालों की तलाश भी जारी है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, सहारनपुर में यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देवबंद से 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। तो हबीबुल्लाह उर्फ नासिर को गिरफ्तार किया गया है, वहीं अहमदुल्लाह उर्फ अब्दुल अरेस्ट किया गया है। ये 2 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध रूप से भारत में एंट्री करते हैं और देखिए किस तरह से फर्जी दस्तावेज भी बनाया जाता है जिसके आधार पर ये लगातार भारत में रह रहे थे। सवाल उठता है कि ये फर्जी दस्तावेज बनाने का गिरोह कहां चल रहा है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया गया है और कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहा है। देखिए इस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज एक बड़ा मामला है। लगातार इस तरह के गिरोह पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो यूपी एटीएस लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं या फिर बांग्लादेशी नागरिक हैं, रोहिंग्या हैं। उनको कार्रवाई करने के साथ साथ गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अगर आज की हम बात करें तो सहारनपुर से 2 ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे सहारनपुर में रुके हुए थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के पते पर हिंदुस्तान के दस्तावेज तैयार कराए थे। साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान का पासपोर्ट बनाने के लिए उन्हीं दस्तावेजों का सहारा लिया है। यूपी एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों की अगर हम बात करें, अहमदुल्ला को गिरफ्तार किया गया है और हबीबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है जो रोहिंग्या और बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश के बॉर्डर पर कोई इनको सपोर्ट करता है, जिस तरीके से अवैध रूप से हिंदुस्तान में एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेशी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई भी की गई है। अब इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात है कि इनके आसानी से दस्तावेज इस तरीके से हिंदुस्तान के पते पर बन जाते हैं। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान के आम नागरिक की बात करें तो अगर वो उसको आधार कार्ड बनवाना होता है तो महीनों का चक्कर उसे लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बांग्लादेशियों की बात करें तो इनके पास बाकायदा एक टेक्निकल टीम भी है जो ऐसे दस्तावेजों को तत्काल तैयार कराती है जब कोई बांग्लादेश से अवैध रूप से हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है। तो अब देखना होगा इन दोनों को गिरफ्तारी करने के बाद जब रिमांड पर यूपी एटीएस लेगी तो रिमांड पर लेने के बाद क्या कुछ अहम खुलासे इन दोनों लोगों की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सुरक्षा में सेंध लगाने के साथ साथ हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट को इस तरीके से स्कैन कराना, उनका फर्जी तरीके से बनवाकर उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को लेकर यूपी एटीएस आने वाले दिनों में इन दोनों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल नीलेश, और देखिए लगातार ये यूपी एटीएस के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही है। नीलेश, उसके साथ ही साथ ये जो तार पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक के जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता कई लोगों की हो सकती है, क्योंकि लगातार इस तरह के उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि एटीएस के चीफ नवीन अरोड़ा लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनके उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान जो लोग उनकी मदद कर रहे थे, फर्जी दस्तावेज बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उनके ऊपर गिरफ्तार करने के बाद बड़ी कार्रवाई की जाए। तो लगातार यूपी एटीएस की तमाम टीमें हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं कि कहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है या फिर अवैध रूप से हिंदुस्तान के अंदर उसने एंट्री की, हिंदुस्तान के अवैध रूप से दस्तावेज बनाए, उसके बाद यहाँ का आधार कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड बनवा लिया और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के बाद पासपोर्ट बनाने के
लिए आवेदन कर देते हैं। तो जी। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस की तरफ से पहले भी तमाम ऐसी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और उन गिरफ्तारियों के माध्यम से ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये हिंदुस्तान के जो दस्तावेज हैं जी। वो आनन फानन में तैयार करा लेते थे। बारकोड की अगर बात करें तो बारकोड बनाने में भी उन लोगों को महारत हासिल होती थी। तो ऐसे लोग पहले भी गिरफ्तार हुए हैं और जब ये जी। सहारनपुर से अहमदुल्ला और हबीबुल्ला को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे लोगों को रिमांड पर लेने के बाद जब पूछताछ होगी तो ये ठीक। तमाम ऐसे परते खोलेंगे जो कहीं ना कहीं यूपी एटीएस के लिए और लोगों की गिरफ्तारी के रास्ते बिल्कुल। खोलेंगे। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के प्रमोशन को लेकर निर्देश जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने समय से प्रमोशन होने वाले कर्मियों को पदोन्नति मिलने की बात कही है। वहीं पदोन्नति से चयन को लेकर 30 सितंबर तक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक पदोन्नति और रिक्तियों की गणना करने के निर्देश है। आगरा के यमुना नदी में लगातार तेज बहाव जारी है। उफान के चलते गांव किनारे मिट्टी का बांध टूट गया है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने बांध टूटने को जल्द बंद करने के लिए प्रशासन से मांग की है। ये पूरा मामला थाना बाह क्षेत्र के गांव कल्याणपुर भरतार का है। आगरा में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार यमुना नदी के पानी की रफ्तार बढ़ रही है। आगरा में लगभग 45 साल बाद यमुना नदी का पानी ताजमहल की दीवार तक आ पहुंचा है। यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में भी दस्तक दे रहा है। वहीं यमुना नदी पर बने घाट यमुना की लहरों में जल समाधि ले चुके हैं। गांव इन लोगों के किसान लोगों के सारी जमीन गगन की गांव में 100 के 100% डूब चुकी है। बाजरा की फसलें नष्ट हो गई, घर डूब चुके हैं, अनाज इनके बह गए, कपड़े बह गए, इनके पास कुछ आज खाने पीने को कुछ नहीं बचा है। 0% पे खड़े हुए हैं। ऐसे कितने गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं? इतने गांव मैं बता रहा हूँ प्रभावित आज की तारीख में। जैसे गगन की नंबर 1 गांव गगन की है, इसी के पास में चंद्रसैनी गांव पड़ता है, वहाँ भी जल भराव हो रहा है। ख्याली की मड़ैया कांकर में जल आने वाला है। तो तमाम ऐसे गांव हैं इस क्षेत्र में। प्रशासन का अधिकारी मौके पर, लेखपाल तो आए, सक्षम अधिकारी अभी तक मौके पर कोई नहीं आया। इन लोगों की आकर के इनके दुख दर्द को पूछता, जानकारी लेता और उनकी मदद। दिल्ली के बाद आगरा में भी यमुना है वो अपने रौद्र रूप पर है और लगातार जो यमुना के जल स्तर है उसमें वृद्धि हो रही थी। यानी कि अगर मोहब्बत की नगरी आगरा की बात करें तो आगरा के बहुत से इलाके ऐसे थे यहाँ पर यमुना जी ने दस्तक दे दी थी। यानी कि आगरा के यमुना किनारे रोड पर भी यमुना मैया पहुंच चुकी थी, जिसके चलते तमाम जो राहगीर थे उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस समय हम मौजूद है मोहब्बत की नगरी आगरा में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हो कि दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है, जो यहाँ पर भी यमुना जी पूरी तरह से रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर बताते चले कि लगभग 45 साल बाद यमुना जी का यह रूप लोगों को, आगरा वासियों को देखने को मिला है। चूंकि करीब 45 साल पहले इस तरीके की बाढ़ के आसार बने थे और जो ताजमहल की दीवारी है उसको यमुना मैया ने स्पर्श किया था, जो आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि ताज की जो बैक साइड की दीवार है उसको जो यमुना का जल स्तर है वो बरकरार छूता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर टावर बनाए हुए थे, जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता था। देख सकते हैं कि टावर तक पानी पहुंच गया है और इस समय जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से हटा दिया गया है। टावर के अंदर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। साथ ही साथ एडीए द्वारा जो सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाए गए थे उसको भी आम पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसी भी पर्यटक को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बिल्कुल पूरी तरह से मेहताब बाग को भी बंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं लगातार जो यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था उसको लेकर जो आगरा वासी थे उनकी धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि यमुना किनारे तमाम ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो बसे हुए हैं, उनको लगातार चिंता सता रही थी। लेकिन अच्छी खबर यह आई कि पिछले 24 घंटे में जो यमुना का जल स्तर है करीब 2 मीटर घट गया है। यानी कि यमुना का स्तर है, यमुना का जो पानी का स्तर है वो अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए मैं संदीप शर्मा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।